हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज हम पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था ज्योग्राफी का, उसका सेकंड बुक का 5 चैप्टर का। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दोबारा बता देती हूँ, क्लास 12th की ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है। ज्योग्राफी में मैंने फर्स्ट बुक जो है वो उसके सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एंड ये सेकेंड बुक का 5th चैप्टर है और 5th चैप्टर का भी ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। ओके गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आप ये देख सकते हैं, उस दिन मैंने आपको कृषि कार्य भूमि के विवरण बताए थे कि कितने भागों में गवर्नमेंट ने ये बांट रखा है। तो उसी का एक चार्ट है, आपकी बुक से मैंने लिया है। तो देखो, पहले को मैंने बताया था कि रिजर्व कर रखा है गवर्नमेंट ने। दूसरा आपको गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जमीन, ये जमीन का बायोडाटा बता रखा है, कितनी जमीन कहाँ का कृषि का भूमि के लिए, मतलब जो हमारी भूमि है वो कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। ये चार्ट आपको दिख रहा है 1951 से लेके 2014 से 15 तक है। ठीक है, तो 50-51 से लेकर 2014-15 तक का ये विवरण दिखा रखा है कि इस बीच में जमीन का कितना उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, कौन से क्षेत्र में। तो पहला इन्होंने 1 बता रखा है, दूसरा इतना इन्होंने दिखा रखा है 8.7% कृषि गैर कृषि कार्यों में। ठीक है, एंड जो ये आपको लाइट वाले दिख रहे हैं ये 50-51 का विवरण है, और जो ये 2014-15 में ये डार्क कलर का है। तो आप देख सकते हो 1 बढ़ गए हैं। ठीक है, गैर कृषि कार्यों के लिए जो जमीन थी वो भी बढ़ गई है। पहले कम जगहों पे घर वगैरह होते थे, अब ज़्यादा जगहों पे घर बन गए हैं। बंजर भूमि जो थी अब कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी बंजर भूमि। ठीक है, चरगाह का क्षेत्र बढ़ गया है, पहले 2.3 था, अब 3.3 हो गया है। एंड फसल के लिए जो अधीन क्षेत्र थे वो पहले ज़्यादा थे और अब कम हो गए हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, जो 5 साल से ज़्यादा टाइम से जिस पर खेती नहीं की गई थी, पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, अब लोग खेती करने लग गए हैं ज़्यादा। ठीक है, एंड ऐसी आपकी प्रति भूमि एंड वर्तमान प्रति भूमि एंड निबल बोया गया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, मतलब लोग कृषि का ये एरिया जहाँ पे खेती की जाती है, ये सारा एरिया। तो ये चार्ट मैंने आपको बताया है ताकि उस दिन का जो कन्फ्यूज़न रहा हो वो आपका दूर हो जाए। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है भू संसाधन का प्रयोग, किस तरीके से भू संसाधन का प्रयोग किया गया, मतलब जो जमीन है उस संसाधन का यूज कैसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आज के टाइम पे क्या हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से जमीन है उसका जो एरिया है कृषि करने वाला वो कम होता जा रहा है। तो भूमि पे दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जमीन अब एक इतनी जमीन है, पहले इतनी सी जमीन पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इतनी सी जमीन पे पहले मान लो 20 लोग रहते थे, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब 30 रहने लग गए। जमीन सेम है, जमीन का कोई आकार नहीं बढ़ रहा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस भूमि पे दबाव बढ़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अर्थव्यवस्था के आकार में। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की संरचना। अब आप देखोगे मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में मैंने कृषि बताई थी, द्वितीयक तृतीयक में आपको पता है कि द्वितीयक में उद्योग वगैरह, तृतीयक में आपका ये सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो जो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है इनमें बढ़ोतरी हो रही है, जबकि प्राथमिक जो सेक्टर थे वो उनमें कमी आती जा रही है। खेती का जो है, पशुपालन वगैरह है वो कम होता जा रहा है, लोग बिजनेस में और ये बैंक वगैरह, सेवा, परिवहन, इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जिनको सेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, तो आप लोग अपनी जो फर्स्ट बुक में चैप्टर है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि क्लापों का योगदान। समय के साथ कृषि क्लापों में भी योगदान कम होता जा रहा है, प्रति भूमि पर कृषि क्लापों का दबाव कम नहीं होता, क्योंकि जो लोग हैं वो खेती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों की अपेक्षा कृषि पूर्णता पर आधारित है। भूमिहीन ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्या होता है, जिन लोगों के पास जमीन है चलो उनको तो कृषि से बेनिफिट होगा, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको तो दिहाड़ी मिलनी है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारी लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उन काफ़ी सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, वो किसी औरों की ज़मीन पे खेती करते हैं। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व आर्थिक मूल्य का साथ साथ सामाजिक सम्मान भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है साझा संपत्ति संसाधन। ये इंपॉर्टेंट है, साझा संपत्ति संसाधन, ये आपको पॉलिटिकल में भी मिलता है। ऐसी संपत्ति जिसपे किसी एक इंसान का अधिकार ना होकर या तो राज्य का या फिर वहाँ के जो समुदाय हैं उनका अधिकार होता है, उसको साझा संपत्ति बोला जाता है। कोई सी भी संपत्ति हो सकती है, जैसे पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए जो हम लकड़ियाँ यूज़ करते हैं ईंधन के लिए, वो मान लो कोई जंगल एरिया है, ये अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ये जंगल है इसमें सिर्फ जितनी भी लकड़ियाँ होंगी वो सारी मेरी होंगी, ऐसा नहीं है। इस ज़मीन पे जितने भी गाँव वाले हैं वो सभी यहाँ की लकड़ियों को यूज़ कर सकते हैं, तो उस ज़मीन को हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं।
भारत में कृषि भू उपयोग, अब भारत में जो कृषि होती है उसमें जमीन का कितना उपयोग है, मतलब कितनी जमीन पे कृषि की जाती है, ठीक है। तो कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों से ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कृषि ही आधार होती है किसी भी चीज़ को उत्पादन करने का। भूमि की गुणवत्ता उत्पादकता को प्रभावित करती है, अन्य कार्यों में नहीं है। अब आप देखोगे जमीन का कृषि में बहुत ज़्यादा रोल होता है, आप समझ सकते हो। अगर आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो आपका जो उत्पादन होगा वो ढंग से सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जबकि अन्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है, आपकी कोई ज़मीन है, प्लॉट है, कैसा भी है, उसमें आपने घर बना दिया, महल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। आपने वहाँ पे कोई अपना बिजनेस खोल दिया, कोई फैक्ट्री लगा दी, उससे ज़मीन का इतना कोई रोल प्ले नहीं होता। लेकिन खेती करने के लिए भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग, मतलब योगदान होता है, उससे इफेक्ट पड़ता है अगर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आज भी हमें टेक्नोलॉजी की नीड है ताकि उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। टेक्नोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पे। पहली प्रति इकाई भूमि, ठीक है, पहली जो है प्रति इकाई भूमि, एंड दूसरी यहाँ पे प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष के गहन उपयोग है, ठीक है। पहली में आपकी एक इकाई में बांट दिया, इसमें कितना उत्पादन होता है वो, और दूसरा हर साल गहन खेती में कितनी फसल उगाई जाती है और उसका कितना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो टोटली एक फॉर्मूला दे रखा है जिसका मतलब है कि आपको कृषि से कितना उत्पादन हो रहा है उसको गिनने के लिए कृषि गहनता का उपयोग किया गया है। एकल उपयोग, तो ये फॉर्मूला दिया गया है, एकल बोया गया क्षेत्र एंड निबल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, कितना उत्पादन है। नेक्स्ट है भारत में। अब भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे फसल क्या क्या होती है, किस अकॉर्डिंग कौन से मौसम भी चेंज होता है, भारत में जलवायु का काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो भारत में 3 तरह की कृषि की जाती है, एक होती है खरीफ ऋतु में, एक होती है रबी में, ठीक है, और एक होती है आपकी जायज़, ठीक है, जायज़ ऋतु में। तो पहले हम खरीफ ऋतु पढ़ लेते हैं, खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसल आ जाती है। ये वाली जो फसल होती है ये जून महीने से शुरू होकर सितंबर के माह तक चलती है। इसमें आपका आ जाता है चावल, धान की खेती, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर। इसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, खरीफ में कौन सी फसल, रबी में फसल। तो आप एक चीज़ याद रखना, गेहूँ और धान, ये फसल दो याद कर लेना, गेहूँ एंड धान। धान से चावल निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, सॉरी एक मिनट गाइस, धान से क्या निकलता है, चावल निकलता है। तो गेहूं की जो फसल होगी ये ध्यान रखना, और चावल की जो फसल होती है इन दोनों को याद रखना कि कब इनकी कटाई की जाती है और कब इनको बोया जाता है। जो गेहूं होता है आपने देखा होगा कि गर्मियों में पक के इनके हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जो गेहूं होगा वो नवंबर दिसंबर में बो दिया जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होगा। और इसकी कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल के टाइम में, ठीक है। जबकि चावल अपोजिट है, जब इसकी कटाई होगी तब इसकी बुआई होगी, ठीक है। तो इनको याद रख लो, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो गेहूं जो आ जाता है वो रबी की फसल में आ जाता है, और चावल जो आता है वो आपकी खरीफ की फसल में आता है। तो इनसे डिवाइड कर लो। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल, तो धान किस में आता है, खरीफ की फसल में आता है। तो इसीलिए ये जून के महीने में बोई जाती है, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट दिया जाता है। अब अक्टूबर नवंबर में जब इसको काट दिया जाता है, सितंबर के माह तक एंड तक काट दिया जाता है, तो फिर कौन सी फसल बोई जाएगी, गेहूं की। तो गेहूं रबी की फसल में आती है। इस तरीके से इसको बांट दो। तो अब धान के साथ साथ और भी फसल आती हैं, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सारी फसलें भी आती हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम में मानसून के साथ हो जाती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चावल की फसल शुरू होती है। अब आते हैं रबी। दक्षिण जो साउथ का एरिया आपने देखा होगा वहाँ चावल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे धान की खेती ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है धान के लिए। रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर सर्दियों के टाइम से शुरू होती है, क्योंकि आपने सर्दियों में ही देखा होगा गेहूँ की बुआई होती है और उस टाइम पे धान की बंडाई होती है। तो इस तरीके से अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो गर्मी अभी के टाइम में गर्मियों में इसको काटा गया है। तो गेहूं के साथ भी 2-4 फसलें और हैं, वो भी याद कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। चना, तोरई, सरसों, जौ, ये सारी फसलें आपके रबी में आ जाती है, ठीक है। ये सेम उसी का चार्ट है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था। कृषि योग्य जमीन 1951, 1415, 51, 1415 क्या इसका प्रतिशत है। तो आप देख लेना एक बार चार्ट को ताकि आपको एक बार रिकॉर्ड
जायद ऋतु में आता है, ये एक अल्पकालिक है, मतलब जितना गेहूं और धान को टाइम लगता है उतना इसको टाइम नहीं लगता है, ये कम टाइम में हो जाती है। छोटी मोटी फसलें आ जाती है, जैसे खीरा, ककड़ी वगैरह, सब्जियां वगैरह, तरबूज वगैरह, वो सारी फसलें आपकी जायद में आती हैं। और एक रबी की कटाई के बाद शुरू होती है, जब आप गेहूं की कटाई कर देते हैं उसके बाद एक कुछ समय के लिए आपने देखा होगा गर्मियों में आपके खीरे, तरबूज वगैरह आते हैं, तो वो जायद ऋतु में आते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से वो आते हैं। ये देखो गाइस, एक पिक्चर है, भारत में दक्षिण भाग में चावल की रोपाई की जा रही है, देख रहे हो, धान की रोपाई की जा रही है। ये देखो अमरावती महाराष्ट्र में सोयाबीन का बीजारोपण किया जा रहा है, देखो ये हल है। इस तरीके से अब तो खैर ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं गाइस, तो उससे इजी हो जाता है खेती में जुताई करना, लेकिन देखो पहले के टाइम पे काफ़ी मेहनत करते थे किसान लोग, ये हल है, बैल है, काफ़ी लोग खेती से जुड़े हुए थे, काफ़ी श्रम किया जाता था, मेहनत बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, पर आज फिर भी मशीनों के आने से थोड़ी मेहनत कम हो गई है। ये देखिए धान की खेती के लिए महिलाएं ये वर्क कर रही हैं। ठीक है, ऐसे इनके पहले ये छोटे छोटे गाइज, ये देख रहे हो आप, ये इन्होंने वो बना रखे है, एक बोल बंडल टाइप के बना रखे इन्होंने। ये कहीं क्या होते हैं, पहले इनको जैसे मान लो ये खेत है, इसमें पूरा बो देंगे, बिल्कुल भर देंगे, फिर यहाँ से इनको उठा उठा के फिर अलग अलग जगह बड़े खेत पे बोएंगे। पहले इनको इतने से एरिया पे बोया जाता है, फिर इनकी ऐसी डाल कम कम एरिया में लगाई जाती है, इस तरीके से ये लगाया जाता है। और फिर ये बड़े होके कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, दिख रहे हैं, छोटे में ऐसे थे और फिर बड़े होके ऐसे हो जाते हैं। देखो कितने सावधानी से ये लगाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा घने ये हो नहीं पाते, तो इसलिए इनको एक बीच में अनुपात में इनके देखो जगह छोड़ रखी है, देख रहे हो, तो इस एरिया पे इनको बोया जाता है। जबकि गेहूँ के साथ ऐसा नहीं है, गेहूँ को आप छिड़क के भी बो सकते हैं, लेकिन इसकी रोपाई की जाती है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एक दो पार्ट और आएंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब तक आप पढ़िए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, क्योंकि हमें कृषि के बारे में सीखने को मिलता है, तो बोरियत ना हो। आप अपने आसपास भी, अपने पेरेंट्स से भी आप कृषि के बारे में पुराने टाइम में कैसी की जाती है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में रुचि रहे। वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।